सुप्रभात बच्चों। कल हमने आर्हेनियस का वैद्युत अपघटनी सिद्धांत पढ़ा, जिसके अनुसार जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में वैद्युत अपघट्य को उचित विलायक में घोला जाता है तो वो आवेशित कणों में टूटता है, जिन्हें आयन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को आयनन कहते हैं। अब आयनन पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। जो पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण वियोजित होता है उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। सभी लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट या अमोनियम एसीटेट, ये लवण हैं। ये प्रबल वैद्युत अपघट्यों की एक श्रेणी है। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया से बने यौगिक लवण कहलाते हैं और ये सभी आयनों से मिलकर बने हैं। जलीय विलयन में ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल क्षार जैसे कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास, ये भी विलयन की अवस्था में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयनों में आयनन की मात्रा कम होती है, अर्थात जो जलीय विलयन में मुख्यतः अवियोजित अणुओं के रूप में रहते हैं, इनको हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे सभी कार्बनिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्टैरिक अम्ल, ये या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अर्थात अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो उसके आयनन की मात्रा अधिक होगी। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो उसके आयनन की मात्रा कम होगी। अब दूसरा देखते हैं विलायक की प्रकृति। आयनन की मात्रा को विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करती है। आयनन की मात्रा अलग अलग विलायकों में भिन्न भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का अलग अलग होना है। किसी भी विलायक की वह शक्ति जो उसमें उपस्थित विद्युत आवेशित कणों के आकर्षण शक्ति को कम करती है, विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कहलाती है। जल के लिए डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक का मान सर्वाधिक होता है 80, निर्वात का 1, वायु का 1.006, बेंजीन 2.31, ईथर 4.12 और अल्कोहल का 24.8 होता है। तो इस आधार पर जल एक प्रबल ध्रुवीय विलायक है और जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक जितना ही अधिक होगा, उसमें घोले जाने वाले वैद्युत अपघट्यों की आयनन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब तीसरा है विलयन का सांद्रण। किसी विलयन का सांद्रण जितना ही कम होगा, उस विलयन में वैद्युत अपघट्य का आयनन उतना ही अधिक होगा। अर्थात
वैद्युत अपघट्य का आयनन विलयन में सांद्रण के समानुपाती होता है। तनु विलयन में वैद्युत अपघट्य के अणुओं की अपेक्षा विलायक के अणुओं की संख्या अधिक होती है। अधिक संख्या में विलायक अणु विलेय अणुओं को आयनित करने के लिए पर्याप्त हैं। तनुता की एक सीमा के पश्चात आयनन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य के आयनित होने वाले सभी अणु आयनित हो जाते हैं। ताप भी आयनन को बढ़ाता है, क्योंकि ताप बढ़ने से अणुओं की गति बढ़ जाती है। अब विलयन में सम आयन की उपस्थिति। यदि किसी विलयन में समान आयन उत्पन्न करने वाले पदार्थ पहले से ही मौजूद हैं, तो आयनन की मात्रा घट जाती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि विलयन में पहले से ही अमोनियम आयन मौजूद होता है। तो ये आयनन को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब आते हैं ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम। मूलतः ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम है, और इस नियम के आधार पर हम ये कहते हैं कि स्थिर ताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा उनकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। आप अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पर देखें तो एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है Ha, जो आयनित होता है H पॉजिटिव और A निगेटिव में। वियोजन से पूर्व Ha का 1 मोल H और A के 0 मोल हैं। साम्यावस्था पर Ha का 1 माइनस अल्फा H और A आयन अल्फा अल्फा बनते हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमान क्रमशः 1 माइनस अल्फा बाई वी, अल्फा बाई वी और अल्फा बाई वी होंगे, या Kc बराबर हो जाएगा अल्फा बाई वी इंटू अल्फा बाई वी बटे 1 माइनस अल्फा इंटू वी। यहाँ पर Kc एक स्थिरांक है। अगर दुर्बल अम्ल है तो Ka हो जाएगा। तो यहाँ पे ये Ka बराबर हम कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा इंटू वी। इसको सांद्रण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा इंटू वी। अब यह जो सूत्र है वो ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम का सूत्र है। यदि अत्यंत तनु विलयन है तो उस दशा में 1 माइनस अल्फा का मान 1 हो जाता है, और तब ये आता है कि A इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी। और अल्फा इज इक्वल टू रूट KV। क्षारों के लिए देखते हैं, BOH इज इक्वल टू B पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। ठीक वैसे ही होगा यहाँ भी। Kc इज इक्वल टू KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई वी 1 माइनस अल्फा, या C अल्फा स्क्वायर बटे V यहाँ दिया हुआ है। यदि अत्यंत तनु है तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, इसलिए K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई V या C अल्फा स्क्वायर। ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात होने पर उसके आयनन स्थिरांक के मान की गणना करने में सहायता करता है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रबल विद्युत अपघट्यों तथा सांद्र विलयनों के लिए उपयुक्त नहीं है।
प्रबल वैद्युत अपघट्यों में आयनन की मात्रा 1 होती है, अर्थात सभी तनुताओं पर प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लगभग सभी अणु वियोजित हो जाते हैं। अगर अल्फा का मान 1 रख दें तो V के मान में विशेष परिवर्तन करने पर भी अल्फा का मान परिवर्तित नहीं होगा। यदि सांद्र विलयन है तो आयन कम सक्रिय होते हैं और इस दशा में आयनन की गति व आयनों के संयोग की गति सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती नहीं होती, इसलिए ऑस्टवाल्ड के तनुता नियम का ये पालन नहीं करते हैं। अब आते हैं अम्ल, क्षार और लवण पर। पहली आर्हेनियस की अवधारणा है अम्ल वे पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन का धन आयन देते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, या और क्षार वे पदार्थ जो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एस्टिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन, HCl से हाइड्रोजन आयन, नाइट्रिक अम्ल से हाइड्रोजन आयन, इसलिए ये अम्ल है। कास्टिक सोडा से हाइड्रोक्सिल आयन, कास्टिक पोटास से हाइड्रोक्सिल आयन, बेरियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है, इसलिए ये क्षार है। किसी भी अम्ल की प्रबलता विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है तथा किसी क्षार की प्रबलता उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। ब्रांस्टेड एवं लारी की जो परिकल्पना है उसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते तथा क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ले सकते हैं, अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही भस्म कहलाते हैं। आप यहाँ देखो, HCl H2O में घुलता है तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, H3O पॉजिटिव बनाता है, अम्ल है। अमोनिया को जल में घोलेंगे तो यह प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 पॉजिटिव बनाती है, इसलिए ये क्षार है। फिनाल को अगर हाइड्रोक्साइड आयन के साथ जोड़ेंगे तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। पिरिडीन को अगर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो वो प्रोटॉन को ग्रहण करके C5H5NH पॉजिटिव बनाता है, ये क्षार की भांति कार्य करता है, अर्थात प्रोटॉन दाता अम्ल और प्रोटॉन ग्राही क्षार है। इस परिकल्पना के आधार पर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बनते हैं, अर्थात एक अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करके क्षार बनाता है, वह उसका संयुग्मी क्षारक होता है, और कोई भी क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाता है वह उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की परिकल्पना ब्रांस्टेड और लारी के सिद्धांत के द्वारा दी गई। अब लुईस अवधारणा अथवा लुईस अम्ल और क्षार। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं लुईस भस्म कहलाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्षार कहते हैं। कुछ लुईस अम्ल और लुईस क्षारों को उदाहरण के तौर पे दिया गया है: एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, आयरन आयन, फेरिक आयन और कॉपर आयन। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हैं या लुईस अम्ल हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को देखें तो पानी है, एथिल अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल आयन है, एमाइन आयन है और साइनाइड आयन है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इसलिए ये सभी के सभी लुईस क्षार हैं।
लुईस अम्ल की अवधारणा में बहुत सारे ब्रांस्टेड अम्लों जैसे HCl, H2SO4 आदि की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह क्षारकों से इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं लेते हैं। इस अवधारणा में अम्ल क्षार उत्प्रेरण की क्रियाविधि भी स्पष्ट नहीं होती है। जहां प्रोटॉनिक अम्ल क्षार अभिक्रिया सामान्यतया शीघ्र एवं पूर्णता को प्राप्त होती है, वहीं लुईस अवधारणा के अनुसार संकुल यौगिकों का निर्माण अपेक्षाकृत धीमे एवं साम्यावस्था में होता है। सभी आर्हेनियस अम्ल ब्रांस्टेड अम्ल होते हैं, लेकिन सभी आर्हेनियस क्षार ब्रांस्टेड क्षार नहीं होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ज्ञात अम्लों में दुर्बलतम अम्ल HCl और प्रबलतम अम्ल HClO4 है। अब विलायकों के प्रकार को देखेंगे। प्रोटॉनिक विलायक ऐसे विलायक जिनमें ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन देने या लेने की क्षमता होती है। मूलतः ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटॉन प्रदाता या अम्लीय विलायक, प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति रखने वाले विलायक इसमें आते हैं, जैसे लिक्विड हाइड्रोजन फ्लोराइड या निर्जल एसिटिक अम्ल। प्रोटॉन ग्राही विलायक या प्रोटॉन लेने वाले विलायक है, जैसे लिक्विड अमोनिया और लिक्विड हाइड्रोजन। एम्फीप्रोटिक या उभयधर्मी विलायक, इनमें प्रोटॉन देने और प्रोटॉन लेने दोनों की क्षमता होती है, जैसे जल है। जल प्रोटॉन दाता भी है और जल प्रोटॉन ग्राही भी है। इसके बाद आते हैं समतलीय विलायक। जिन विलायकों में अम्ल पूर्ण रूप से आयनित होता है उसे समतलीय विलायक कहते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 ये जल में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, इसलिए इन अम्लों के लिए यह समतलीय विलायक है। जलीय विलयन में प्रत्येक अम्ल समान प्रबलता दिखाते हैं, इसको कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट या समतलीय प्रभाव। दूसरा है विभेदी विलायक। जिस विलायक में अम्ल आंशिक रूप से आयनित होगा उसको विभेदी विलायक कहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन फ्लोराइड जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए इनके लिए जल एक विभेदी विलायक है। इसी प्रकार HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 ये निर्जल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, इसलिए इनके लिए एसिटिक अम्ल एक विभेदी विलायक है। इसके बाद आते हैं एप्रोटिक विलायक पे। जिन विलायकों में अम्ल या क्षार प्रोटॉन देने या लेने की प्रवृत्ति नहीं दिखाते उन्हें एप्रोटिक विलायक कहते हैं। इन विलायकों में स्वयं प्रोटॉन देने या लेने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जैसे द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सभी के सभी एप्रोटिक विलायक हैं। इनमें प्रोटॉन लेने या प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब अम्लों की प्रबलता और क्षारों की प्रबलता किस बात पे निर्भर करेगी, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।